अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप अच्छे होंगे। बहुत से आप लोगों के सवालात इकट्ठे हुए थे, जो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल संडे तक जो है वो मैं मुकम्मल कर सकूं, और मंडे वाले दिन जो है यूके टाइम 5 o'clock जो है मैं आपके साथ लाइव भी होऊंगा, और फिर आपकी डायरेक्ट फ़ोन कॉल्स जो हैं वो भी लूँगा। आज का जो पहला सवाल मुझे पिछली बल्कि वीडियो में किसी ने कहा जी कि जल्दी जल्दी आप सवालों के जवाब दे दें क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। खैर, अच्छा, ये किसी मैडम का सवाल था। उन्होंने कहा जी कि मैंने स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो प्रायोरिटी के ऊपर डाला हुआ है, और उसके बाद मैं वेट कर रही हूँ कि जी कि मैंने अपना प्रायोरिटी पे डाला है, लेकिन फैमिली का जो है वो नॉर्मल है, तो क्या इसमें कोई इश्यूज़ हैं? जी बिल्कुल कोई इश्यूज़ नहीं है। और सॉरी, आपका जो सवाल था ये 4-5 दिन पहले का आपने डाला हुआ था। सो आई डू होप कि आपको गुड न्यूज़ जो है वो आ गई होगी। अगर नहीं आई सो तो लेकिन जल्दी आ जाएगी। बादल, ऑल द वेरी बेस्ट, इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है जी। ये सेकंड सवाल है कि उन्होंने कहा जी कि मेरे हस्बैंड जो है वो ब्रिटिश नेशनल है, और वो उनकी डिवोर्स है, और हमने पाकिस्तान में जो है वो मैरिज को रजिस्टर्ड करवाया है, तो क्या मैं अब जो है वो अपनी मैरिज को जो है वो यूके एम्बेसी से अटेस्ट करवाना पड़ेगा, तो मैं फिर अप्लाई कर सकती हूँ यूके वीज़ा के लिए? देखिए, आपके हस्बैंड जो है वो डिवोर्स हैं उनको, तो आपने एक तो उनका इंग्लिश डिवोर्स सर्टिफिकेट जो है वो आपने साथ लगाना है, और आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एप्लीकेशन फ़ाइल करें तो यूके का जो डिवोर्स सर्टिफिकेट है एक आप वो अटैच करेंगे, और जो पाकिस्तान में आपकी मैरिज रजिस्टर्ड हुई है वो जो नादरा का यूनियन काउंसिल का इशू किया हुआ सर्टिफिकेट है वो साथ में आप अटैच करेंगी। जो आप बाकी ओबियसली जो रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफ़िल करना होगी। लेकिन ये जो आपका ये सवाल था कि जी कि क्या मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी से अटेस्टेशन की ज़रूरत है, द आंसर इज़ नो। यूके डिवोर्स सर्टिफिकेट इशूड बाय कोर्ट, और जो पाकिस्तान का यूनियन काउंसिल का जो सर्टिफिकेट है, दोनों जो हैं वो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा जी, ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। उन्होंने कहा जी कि मैं यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे था, तो अभी ये जो नेक्स्ट ईयर जो है 2024 के बाद जो चेंजेस आएंगी, तो क्या हम पे भी वो कानून लागू होगा? बिल्कुल नहीं। आप यूके में जो है महल्ले के बच्चे ने जी, ओए ठीक है ये भाई के बच्चे हैं। अच्छा, ये यूके में जो है आप पुराने लॉ के मुताबिक हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर जो हैं, तो जिस वक्त वो आपके 5 साल पूरे होंगे आप बिल्कुल जो है वो अपना ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो न्यू लॉ बनेगा नेक्स्ट ईयर से उसका आपसे बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है जी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। अच्छा जी, ये स्टूडेंट डिपेंडेंट के हवाले से किसी भाई साहब का सवाल है जी कि उन्होंने स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा जो है वो अप्लाई किया हुआ है, और अभी तक जो है वो उसका जवाब नहीं आ रहा। तो क्या उन्होंने पेड इंक्वायरी भी की है, तो क्या उसमें कोई इश्यूज़ हैं या कुछ और है? देखिए, आजकल क्या है कि जो स्टूडेंट के डिपेंडेंट जो हैं वो वीज़ा जो अप्लाई कर रहे हैं उसका थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा वो टाइम ले रहे हैं। एक तो वो देखते हैं कि जी कि आपका जो मेन एप्लीकेंट है उनका वीज़ा कितनी देर का बाकी है। लेट्स से अगर किसी का 2 महीने का बाकी है, या किसी की फ़ीस शॉर्ट है, या किसी के कोई और इश्यूज़ हैं, तो उसमें बिल्कुल वो आजकल जो है वो इश्यूज़ आ रहे हैं। अगर किसी के अटेंडेंस में गड़बड़ है, किसी के कोई और मामलात हैं, तो वो फिर वो बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर कोई ऐसी सीन नहीं है तो वो आपको जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आजकल क्या है, अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों की जो है डिपेंडेंट की जिन्होंने एप्लीकेशन फ़ाइल की हैं उसमें रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं। सो अगर कोई भी जो दोस्त इस तरह की सिचुएशन का शिकार हों, तो उनके लिए ऑप्शन ये है कि आप लोग अपील करने के बजाय रिव्यू के ऊपर जाइए, ताकि वो केस का जल्दी फैसला करवा सकें। जी, ये लाइफ इन दी यूके के हवाले से आपने कहा है जी कि क्या लाइफ इन दी यूके जो है अगर कोई शख्स जो है वो बीमार है, सिक है, या कोई इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो क्या वो एग्जाम्पशन ले सकता है? सो देखिए, आप डायरेक्ट जो है जब एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे, लेट्स से अगर ILR की कर रहे हैं या सिटीज़नशिप की, जो भी आप एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे, सो उसमें ये है कि ऑब्वियसली आपको लाइफ इन दी यूके जो है वो पास करके उसका सर्टिफिकेट लगाना लाजमी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे तो वो आपको येस या नो करें। उससे पहले आपको उसको कहा जाता है वेवर की एप्लीकेशन लगाना। आपने डॉक्टर से जो है वो लेटर आपको लेना पड़ेगा, GP का, डॉक्टर कंसल्टेंट का लेटर जो है वो आपको होम ऑफिस को एक फॉर्म भेजना पड़ेगा। अगर वहाँ से आपको एग्जाम्पशन मिलेगी तो देन जो है वो एग्जाम्पशन का सर्टिफिकेट जो है वो फिर आप अपनी ILR की एप्लीकेशन में लगा सकते हैं कि जी ये देखिए हम एग्जेम्प्टेड हैं, और हमें जो है लाइफ इन द यूके या इंग्लिश लैंग्वेज जो B1 है वो पास नहीं करना। लेकिन आप जस्ट नॉर्मल डिसेबिलिटी की बेस के ऊपर वो नहीं कर सकते हैं। आपको बाकायदा वेवर का जो है वो सर्टिफिकेट लेना लाजमी है। आपने लिखा है जी कि आपकी सिस्टर जो है वो ब्रिटिश हैं, और आप वहाँ पे उनके पास जाना चाहते हैं, वो मैरिड हैं, और वहाँ पे जाके क्या आप सेटलमेंट ले सकते हैं या उनके पास रह सकते हैं? भाई साहब आ जाएं, आ जाएं।
अच्छा, तो क्या उनके पास जाके रह सकते हैं? देखिए वो इस विज़िट वीज़ा के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। अगर आप की सिस्टर आपको स्पॉन्सर कर रही हैं, आपकी सिस्टर के पास अकोमोडेशन है या वो आपकी टिकट या बाकी खर्चा वो करेंगी, तो बिल्कुल आप विज़िट का वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल आप जाके वहाँ पे विज़िट के लिए आ सकते हैं यूके में। लेकिन विज़िटर जो होता है वो सेटलमेंट नहीं ले सकता होता। विज़िटर का मतलब ये है कि आप यूके आइए, अपनी सिस्टर को विज़िट कीजिए, इसको फैमिली विज़िटर वीज़ा कहा जाता है और विज़िट करने के बाद आपको वापस जाना होता है वो लास्ट। आपने कहा जी कि स्पॉन्सर लाइसेंस है और जो वर्क वीज़ा है वो कितनी देर में जो है वो मिल सकता है? देखिए क्या आप वो जो वर्क वीज़ा है वो यूके के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं या आउटसाइड दी यूके अप्लाई कर रहे हैं? अगर आप यूके के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसमें जो है वो डिपेंड करेगा कि आपका किस टाइप का वो उसमें एक तो लाइसेंस है नंबर 1। सेकंड ये है कि क्या आप उसको प्रायोरिटी के ऊपर लेके जा रहे हैं या नॉर्मल आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं और क्या आउटसाइड। लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो आप कह लीजिए कि 3 to 6 वीक्स या आप मैक्सिमम जो होता है वो 8 वीक का इसमें टाइम फ्रेम आता है। 8 वीक के अंदर अंदर जो है वो इस तरह के केसेस के फैसले लाजमी हो जाते हैं जी। ये पूछा है किसी भाई साहब ने, उन्होंने कहा जी कि यूके स्पाउस वीज़ा जो है वो अलाउ होने के बाद जो है कितनी देर के अंदर जो है वो यूके में एंटर होना लाजमी होता है। देखिए उसमें लॉ में कहीं पे बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों की इश्यूज़ नहीं हैं कि क्या होता है। बहुत से लोग जो हैं वो लेट्स से अगर किसी के कोई फैमिली इश्यूज़ आ गए हैं, सम टाइम वो लेट भी एंटर होते हैं या कोई फैमिली में कोई सिकनेस आ गई है किसी की या कुछ ऐसा है। अगर सारी सिचुएशन नॉर्मल है तो मैं ये समझता हूँ कि आपको विद इन 3 मंथ्स जो है 3 माह के अंदर अंदर जो है वो आपको आ जाना चाहिए। और ताकि अगर कोई रीज़न नहीं है कि जी के ख़ासकर लेट्स से अगर कोई फैमिली में कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, तो अगर आप ज़्यादा देर रुकते हैं तो फिर आप उसकी एविडेंस अपने साथ रख लीजिए कि माइट भी आपको यूके बॉर्डर एजेंसी एयरपोर्ट के ऊपर आपसे पूछे कि क्यों आप लेट आए हैं। लेकिन यह है कि अगर एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, देन ट्राई कि जी कि आप 3 माह के अंदर अंदर जो है 90 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो आप वीज़ा लगने के बाद आप एंटर हो जाए। अच्छा जी, ये असाइलम और वर्क के हवाले से बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है। उन्होंने कहा जी कि अगर एक असाइलम सीकर है और उसको 20 घंटे जो है वो काम की इजाज़त है, 20 आवर्स, और वो डिलीवरी का काम करते हुए पकड़ा गया है, तो क्या उसको इमिग्रेशन वाले या कोई इस तरह डिपोर्ट कर सकते हैं या कोई और उसके लिए इश्यूज़ हो सकते हैं? सो देखिए, मैंने चूँकि आपकी फ़ाइल देखी नहीं है, मुझे अब एग्जैक्ट सिचुएशन का नहीं पता आप एक्चुअल मामला हो गया है या आप जस्ट एक नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी क्लियर सी चीज़ ये है कि अगर एक असाइलम सीकर है, उसको 20 घंटे उन्होंने काम की इजाज़त दी है, अगर तो वो 20 घंटे काम की इजाज़त, अगर वो स्टूडेंट था तो इसका मतलब है कि वो उसका काम की इजाज़त उसकी नॉर्मल है, वो 20 घंटे कहीं पे भी काम कर सकता है, कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन अगर वो एज अ असाइलम सीकर वो काम कर रहा था और उसको शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में उन्होंने इजाज़त दी थी, तो फिर वो अगर डिलीवरी का काम करते पकड़ा गया तो डिवोर्स तो नहीं उसको करेंगे, लेकिन फिर उसके लिए थोड़ा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि वो काम कर रहा था जिसकी उसको इजाज़त नहीं है। लेकिन जैसे आपने लिखा कि 20 घंटे काम की इजाज़त है, उससे ये लग रहा है कि जी वो चूँकि हो सकता है कि जब वो उसने असाइलम क्लेम किया हो तो वो स्टूडेंट हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन थी सो देन एवरीथिंग इज़ फाइन, कोई इसमें कोई इशू वाली बात है नहीं। अच्छा जी, ये सवाल है जी कि उन्होंने कहा जी कि क्या एक स्टूडेंट जो है वो यूके में आके असाइलम ले सकता है और क्या वो असाइलम करने के बाद जो है वो शादी करेगा अगर, तो क्या वो उसका वीज़ा वहाँ से स्विच हो सकता है? देखिए नंबर 1 तो ये है कि असाइलम कोई लॉ नहीं है कि जी कि एक स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया और यहाँ पे उसका कोई हक बनता है कि वो असाइलम कर दे। चलिए, अब जो भी उसकी सिचुएशन थी, लेट्स से अगर उसका वो असाइलम पे अगर है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं एज ए स्टूडेंट जो है वो असाइलम पे भी हैं, तो वो अगर वो शादी करेगा तो उसके लिए सबसे पहले जब होम ऑफिस में एप्लीकेशन जाएगी, होम ऑफिस उसको ये कहेगा कि जी कि आप अपना बैक होम जाइए और वहाँ से जो है अपना वीज़ा स्विच करके आप आएँ। सो उसके लिए ये है कि उसको वापस अपने होम कंट्री जाना पड़ेगा और वहाँ से वीज़ा स्विच करके आना पड़ेगा। लेकिन अगर उसका असाइलम काफ़ी देर से पेंडिंग है, उसका इनिशियल स्टेज पे एक्सेप्टेंस हो गई हुई थी या उसमें बड़े कोई ख़ास किस्म के उसके फटे थे, तो वो अपील पे आर्ग्यू उनसे कर सकते हैं कि जी देखिए मेरा असाइलम पेंडिंग है या मेरी जान को डर था तो मुझे जो है यहाँ से अलाउ करें। सो इस ऑल डिपेंड के कोर्ट जो हैं या उसके हक़ में क्या फ़ैसला होता है या नहीं। लेकिन सिंपल लॉ तो ये है कि वो वापस जाएं और अपना वीज़ा चेंज करवा के। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो है, मैंने कोशिश की है इसमें आपके बहुत से मैंने सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन अभी भी जो मिसिंग सवालात होंगे वो मैं कल जो है वो न्यू वीडियो में उसको मैं ऐड करूँगा
اور آج کی ویڈیو کو کلوز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ میں یہاں پہ صرف اور صرف آپ کو انفارمیشن میں نے دی ہے. اٹس ناٹ اے لیگل ایڈوائس. یہ کلیئر ایک ڈسکلیمر ہے کہ ہم بائی لا جو ہے یہاں پہ آپ کو لیگل ایڈوائس نہیں دے سکتے ہیں, اور نہ ہی میں نے لیگل ایڈوائس دی ہے. یہ صرف آپ کو جنرل انفارمیشن آپ کے ساتھ دی ہے. ہم لوگ بریڈ فورڈ میں ہوتے ہیں جی. آپ باری لا ایسوسیٹ جو اگر آپ مجھ سے ملنا چاہیں یا ہمارے آفس وزٹ کرنا چاہیں تو آپ اپوائنٹمنٹ بنا کے آفس آ سکتے ہیں. واک ان ہم نہیں ملتے جی. ادروائز جو ہے اگر آپ پاکستان یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں, انڈیا سے ہیں یا کسی بھی جگہ سے, تو وہاں پہ سے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور فون ایڈوائس جو ہے وہ ہم سے لے سکتے ہیں. ویڈیو کال یا فون ایڈوائس, فیس ٹائم, جیسے بھی آپ نے کرنا ہے. لیکن ہم سے ملنے کے لیے, آفس آنے کے لیے یا فون ایڈوائس کے لیے ہمارا آفس جو ہے وہ فیس چارج کرتا ہے جی. آج کی اس ویڈیو سے اجازت بھی دیجیے اور نیچے اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ بھی دیا کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیا کریں. بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ فری میں جو ہے وہ قانونی ہیلپ جو ہے وہ ہو جاتی ہے, ان کو انفارمیشن بھی مل جاتی ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں کو لیگل ایڈوائس نہیں چاہیے ہوتی ہے, چونکہ وہ بیسک سی ایک انفارمیشن چاہ رہے ہوتے ہیں. سو ان کے لیے بھی مشکل یہ ہوتا ہے کہ جی کہ انہیں کنسلٹیشن کی فیس پے کرنا پڑتی ہے. تو ایک چھوٹے موٹے سے جو سوالات ہوتے ہیں جس میں ان کو ایک بیسک سا ایک آئیڈیا جو ہے یا انفارمیشن مل جاتی ہے, سو ان کا بھی بھلا ہو جاتا ہے. اور کم از کم ایک اور کام پلیز کیا کریں, ویڈیو کو شیئر کرتے وقت شیئر بھی کر دیا کریں, اور کم از کم جن لوگوں کے میں نے سوالات کے جواب دیے ہوتے ہیں کم از کم شکریہ جو ہے وہ لازمی ادا کیا کریں. اس سے یہ ہے کہ ایک خوشی بھی ہوتی ہے کہ جی کہ آپ کے میں نے سوال کا جواب دیا ٹائم نکال کے, تو کم از کم آپ شکریہ کم از کم ادا کیا کریں. آپ کے شکریہ ادا کرنے سے میں بھی خوش ہوتا ہوں اور میں جواباً آپ کو شکریہ آپ کا بھی ادا کرتا ہوتا ہوں جی. دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. خدا حافظ.